पॉलिटी एंड गवर्नेंस थ्रू घटना चक्र पूर्वावलोकन की पहली क्लास में हमने चार्टर्स एंड एक्ट्स अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ा और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सेकेंड वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल को इन डेप्थ विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखा। तीसरे वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टॉपिक से पूछे गए सवालों यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स के साथ देखा। ये तरीके एग्ज़ाम में आपके 4 से 5 सवाल को एक्स्ट्रा सही करवा सकते हैं। तो अगर आपने पहले तीनों क्लासेस में से किसी को भी मिस किया है तो आई विल एडवाइज़ यू to go and watch those videos. These videos are very thorough in their content, and the question solving techniques discussed over there are very productive. Although आज की जो वीडियो है वो relatively independent of the above topics है, तो इसको आप स्टैंड अलोन वीडियो की तरह भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार साथियों, सेवार्थ IAS में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पे बेस्ड है। आज की एक क्लास बहुत ही फैक्चुअल होने वाली है, तो या तो आप इसको लिख करके रट मारिए या फिर इस वीडियो को 3-4 बार, चाहे 1.5x या जिस भी स्पीड से आप कंफर्टेबल हो, 3-4 बार अगर देख भी लेंगे तो सारे नाम, सारी डेट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और जब भी क्वेश्चन सामने होगा तो आप सही आंसर टिक करने में आपको मदद करेगी। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला टॉपिक है आज का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, उससे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक, फंडामेंटल लॉ का क्या मतलब हुआ कि जो जनरल लेजिस्लेशंस हैं, जो बाकी के कानून हैं, दे डिराइव देयर लेजिटिमेसी फ्रॉम दिस बेसिक लॉ। अगर वो इस फंडामेंटल लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फर्मिटी में हैं तब तो वो वैलिड होंगे, नहीं तो इनवैलिड होंगे। ये 2 तरीके का हो सकता है, रिटन और अनरिटन। रिटन का मतलब है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक स्पेसिफिक अथॉरिटी, एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई गई होगी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, संविधान सभा बोलते हैं, जिसने बैठ करके सारे ही प्रोविजंस को डिस्कस किया होगा और उस पर वोट करके उसको पास किया होगा और फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बन करके उन सारी प्रोविजंस को कोडिफाइड करके इन आर्टिकल्स, सेक्शंस एंड सब सेक्शंस में कोडिफाई करके उसको पास किया होगा। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि उसमें रिटन पार्ट कुछ होता ही नहीं। इट मे बी इन रिटन फॉर्म बट नॉट कोडिफाइड, और किसी भी टाइम पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाई गई, जिसने एक स्पेसिफिक बॉडी ऐसी नहीं बनाई गई जो बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को पास करे। बस यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, यानी रिटन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, अनरिटन में ऐसी कोई संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होता है? ये एक स्पेसिफिक बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है टू क्रिएट द बेसिक लॉ विच एक्ट्स एज अ फाउंडेशन ऑफ जनरल स्टैट्यूट्स। एक ऐसी बॉडी होती है जो संविधान को बनाने के स्पेसिफिक पर्पस से फॉर्म होती है, और संविधान क्या होता है? वो फंडामेंटल लॉ होता है जो जनरल स्टैट्यूट्स के लिए फाउंडेशन का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट जब जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस के नज़दीक जाने लगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उठने लगी धीरे धीरे। तो आइए देखते हैं कि उनकी क्रोनोलॉजी क्या है। सबसे पहले कहाँ किसने डिस्कस किया था? 1922 में पहली बार इसका मेंशन महात्मा गांधी ने अपनी जो वीकली उनकी एक जर्नल निकलता था यंग इंडिया नाम का, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंशन किया था। 1928 में अ ब्रीफ मेंशन बाय इन नेहरू रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो 1928 में एक पासिंग रेफरेंस आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी किसी एक इंस्टीट्यूशन का जिक्र हुआ था। पहली बार जिसने प्रोमिनेंटली इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को उठाया इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, वो थे मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, 1934 में। और ये 2-1 बारी पूछा भी गया है कि कौन थे जिन्होंने पहली बार डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की ज़रूरत है जो संविधान को बनाएगी। 1935 में
इंस्टीट्यूशनल तरीके से पहली बार किसी पार्टी ने अपनी इस डिमांड को ब्रिटिशर्स के सामने रखा और वो थी स्वराज पार्टी। ठीक, पहले स्वराज पार्टी ने और फिर उसी साल लेटर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने हरिपुरा सेशन में कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन इंटरवेंशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडियंस के द्वारा इंडियंस के लिए बनाया जाएगा, कोई भी बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। ही ऑल्सो डिमांडेड दैट डायरेक्ट इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने बोला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनेगी उसके लिए जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट होकर के आएंगे, डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आएंगे, और जो वोटिंग जो लोग करेंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, यानी पूरी जनता को ही वोट देने का अधिकार होगा, कोई टैक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे जो लिमिटेड फ्रेंचाइज होता था उस तरीके से नहीं। ऐसा इनका डिमांड था। इन डिमांड के रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अभी तक ये खारिज करते रहे, 38 तक, ये 1938 तक इन डिमांड्स को इग्नोर करते रहे। 1939 में जब पहली बार जब वर्ल्ड वॉर 2 के बादल आए, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला था, तब इंडियंस को कंटेंट करने के लिए फिर से ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को इन प्रिंसिपल पहली बार एक्सेप्ट किया 1940 में अगस्त ऑफर के थ्रू। मैं जिन जिन चीज़ों को गोला कर रहा हूँ या मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, इस पे सवाल पूछे गए हैं, अभी हम आगे बुक में भी देख करके समझ सकते हैं इसको। तो 1940 में अगस्त ऑफर में इन प्रिंसिपल इस डिमांड को एक्सेप्ट किया कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स जो थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे, वो इंडिया आए एंड एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जिसके बेसिस पे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? बिकॉज दे वर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट नेशन कॉल्ड पाकिस्तान। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर लिया क्लियरली कि नहीं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज नहीं बनेंगी, यानी दो कंट्री नहीं बनने वाली, एंड पुट फॉरवर्ड अ स्कीम दैट्स अकोमोडेटेड मुस्लिम लीग समहाउ। लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने आउटराइटली इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि दो कंट्रीज़ बने और उनके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फॉर्म हो, मुस्लिम लीग को कुछ ऐसी शर्तें दी जिससे पे वो किसी तरीके से राज़ी हो गए। देन thus constituent assembly got created based on कैबिनेट मिशन स्कीम या कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक, तो अगर पूछा जाता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किस प्लान के तहत मिली थी, बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो वो होगा कैबिनेट मिशन प्लान। अब देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका कंपोजिशन कैसा था, कितने लोग थे, कहाँ कहाँ से आए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। टोटल स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया से आने थे 296 और प्रिंसली स्टेट से आने थे 93। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस उस टाइम पे दो अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स में बटा था, दो तरीके की पॉलिटिकल यूनिट्स में बटा था। गवर्नर्स प्रोविंस जिनकी संख्या थी 11 और चीफ कमिश्नरेट जो थे 4। तो 296 जो ब्रिटिश इंडिया से आने थे उनमें से 292 गवर्नर्स प्रोविंस से आएंगे और 4 आएंगे चीफ कमिश्नरेट से। ठीक, और ये चीफ कमिश्नरेट कौन कौन से थे? दिल्ली, अंडमान निकोबार, अजमेर और आसाम। गवर्नर्स प्रोविंस को आज के स्टेट की तरह देखा जा सकता है और चीफ कमिश्नरेट को आज की यूटी से एसोसिएट किया जा सकता है। एनीवे, सीट्स किस प्रोपोर्शन में एलोकेट की गई थी? पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। ठीक, जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन उतनी उसको सीट अलॉट की गई थी। रफ रेशियो क्या था? 1 सीट पर मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए एक सीट। अब ब्रिटिश इंडिया सीट्स डिवाइडेड इनटू मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। कम्युनल इलेक्टोरेट या रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला यहाँ भी चला और
मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सिख्स के लिए सिख्स और बाकी सब के लिए जनरल रिप्रेजेंटेटिव्स थे। जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए थे, उनको प्रोविंशियल असेंबलीज़ ने इलेक्ट करके भेजा था, यानी प्रोविंशियल असेंबलीज़ को इलेक्ट किया लिमिटेड फ्रेंचाइज में जनता ने, और इन असेंबलीज़ ने इलेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हमारी मेंबरशिप थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक। और ये इलेक्शन बेस्ड था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को। इस टर्मिनोलॉजी को हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो मिक्स थी, ना तो प्योरली इलेक्टेड थी ना प्योरली नॉमिनेटेड थी, पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई थी और पार्टली नॉमिनेट हुई थी। कौन से, किसके द्वारा? प्रिंसली स्टेट्स के हेड ने नॉमिनेट किया था अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। इलेक्शन फॉर 296 सीट्स इन जुलाई अगस्त 1946, जिन 296 सीटों के लिए इलेक्शन होने थे जो ब्रिटिश इंडिया के सीट्स थे, उनमें इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त 1946 में। इसमें कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली 73 और 15 इंडिपेंडेंट या छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या पार्टीज से आए थे। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, डिस्पाइट बीइंग एन इनडायरेक्टली वन, इट वाज फेयरली रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जितने भी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स थे एक्सेप्ट MK गांधी जी को छोड़ करके सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, और वो बहुत ही डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से आते थे। सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ तक कि उसी टाइम पे 15 विमेन भी मेंबर भी इलेक्ट होकर के आई थी एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। जो पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई 9 दिसंबर 1946 में। इसको मुस्लिम लीग और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स दोनों ने ही बॉयकॉट किया। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया सेपरेट नेशन की डिमांड के नाम पे, और प्रिंसली स्टेट्स को ये उम्मीद थी कि हम शायद इंडिपेंडेंट रह जाएं, और इसलिए उन्होंने संविधान सभा की पहली मीटिंग को बायकॉट किया या उसको ज्वाइन नहीं किया। इसलिए टोटल अटेंडेंस सिर्फ 211 हो पाई, कहीं कहीं 207 भी दिया है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा मान्य 211 ही है। सच्चिदानंद सिन्हा, द सीनियर मोस्ट मेंबर, अपॉइंटेड एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ द असेंबली। फ्रेंच कन्वेंशन है एक, जिसमें किसी भी असेंबली को प्रिसाइड करने के लिए पहली बार जो सीनियर मोस्ट लीडर होता है उसको इलेक्ट करते हैं। तो सीनियर मोस्ट मेंबर कौन था उस टाइम पे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली मीटिंग इन्होंने ही प्रिसाइड करी थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज अ परमानेंट चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेम डे HC मुखर्जी और VT कृष्णमचारी को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी तो उसके पास सवाल था कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 जुलाई 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया, पेश किया। इसमें ये मोटा मोटा ये डिफ़ाइन किया गया था कि हमारी कंट्री जो हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से, क्या हम एस्पायर कर रहे हैं, क्या किस तरीके का नेशन बनाने जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश हुआ था फर्स्ट सेशन में 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पास हुआ नेक्स्ट यानी सेकेंड सेशन में। तारीख क्या थी? 22 जनवरी 1947। चेंजेस मेड बाय इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के से कौन कौन से चेंजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेचर में हुआ। तो पहले देखते हैं कि इन जनरल क्या चेंज हुआ। पहले तो दो डोमिनियन बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान की दो जोग्राफिकल टेरिटरीज थी, ईस्ट एंड वेस्ट। प्रिंसली स्टेट्स जो थे दे ग्रेजुअली स्टार्टेड ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेसिफिकली आफ्टर द माउंटबेटन प्लान। ठीक, अप्रैल से ही वैसे ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, लेकिन बचे कुछ 3 जून को जो माउंटबेटन प्लान रिप्रेजेंट किया गया था 1947 में, जिसमें भारत को के 2 भाग करने की बात हुई थी, उसके बाद सारी प्रिंसली स्टेट्स ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने शुरू कर दिए।
मुस्लिम लीग के ऐसे मेंबर्स जो इंडियन डोमिनियन से थे, यानी इंडियन टेरिटरी में रह गए थे, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से, मतलब थ्रू आउट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में मुस्लिम लीग के मेंबर्स शामिल ही नहीं हुए। इनिशियली उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो यहाँ के थे, इंडियन टेरिटरी में जो रह गए थे मुस्लिम लीग के मेंबर्स, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन किया। तो 15 अगस्त 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेचर में 3 बेसिक चेंजेस आए। पहला, जो असेंबली थी दैट बिकेम अ सोवरेन बॉडी। ब्रिटिशर्स चले गए, किसी तरीके का दबाव नहीं था और इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो अब ये सोवरेन बॉडी थी, जैसा चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते थे। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिड्यूस्ड। पहले 289 मेंबर्स सैंक्शन किए गए थे, अभी कितने थे? 299 रह गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के से जो 296 जिनकी स्ट्रेंथ थी, पाकिस्तान से आने वाले ऐसे मेंबर्स ने नहीं ज्वाइन किया, तो ब्रिटिश इंडिया से आए 229 और प्रिंसली स्टेट से 70 मेंबर्स ने ज्वाइन किया। और जो तीसरा चेंज आया वो था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम करने लगी फॉर इंडिया। यानी इसके अभी तक रूल करने वाले जो ब्रिटिशर्स थे वो गए, अब कानून बनाने वाला कोई नहीं, तो जो जनरल लेजिस्लेशंस होंगे वो भी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही बनाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह इसने काम किया। और जब भी लेजिस्लेशंस बनाने होते थे, जब पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती थी, तब इट वॉज प्रिसाइडेड बाई जीवी मावलंकर, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह रिसाइड करती थी संविधान बनाने के लिए, देन इट वॉज प्रिसाइडेड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे इसने जो काम किया वो चलता रहा कब तक? 1951-52 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर के आए थे लेजिस्लेचर में, उसके बाद ये क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्लियामेंट या प्रोविजनल पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे इसने काम किया 26 नवंबर 1949 तक। ये वो तारीख है जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। इनैक्ट किया था 26 जनवरी को, अडॉप्ट और इनैक्ट किया था 26 जनवरी को, और कमेंस हुआ था 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट और इनैक्ट किया था, और 26 जनवरी 1950 को ये कमेंस हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, तो लेकिन इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे काम किया 26 नवंबर तक। एक आखिरी मीटिंग फिर बाद में हुई 24 जनवरी 1950 को। उसमें क्या हुआ? 3 बेसिक काम हुए। पहला, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया जनगण मन को। दूसरा, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया वंदे मातरम को। और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इलेक्शन हुआ। ये सारे काम आखिरी मीटिंग जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उस दिन हुआ। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के तुरंत बाद नहीं हुई। ये कब हुआ? अगले साल, यानी दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी वो हुई थी अगस्त 1947 में, आज़ादी के आसपास। टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 299, जिसमें 284 मेन थे और 15 वेमेन। अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने और जनरल लेजिस्लेशंस के साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे। उसमें पहला था, इट रेटिफाइड द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ फॉर इंडिया इन मई 1949। ये उन कंट्रीज़ की एक ग्रुपिंग है जहाँ पे कभी ब्रिटेन ने रूल किया था और जिन्होंने ब्रिटेन को अपना नोशनल हेड एक एक्सेप्ट किया है उसका। अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। तो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट हुए थे 1950 में, लेकिन आज़ादी से पहले ही 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया था। और वो किया थे किसने? संविधान सभा ने। अडॉप्टेड नेशनल एंथम अगेन ऑन दिस डेट। अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 24 जनवरी 1950। In all, Constituent Assembly has 11 सेशंस, टोटल 11 सेशंस हुए थे इसके,
और वो हुए थे 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में। ठीक है, इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ और की फैक्ट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो एक बारी देख लेते हैं। एलिफेंट हेड जो है उसको एक सील, ऑफिशियल सील की तरह इस्तेमाल किया गया, अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जो थे, वो हमारे लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट किए गए थे, और इन्होंने ही एक हमारा पहला रफ ड्राफ्ट जो था वो बनाया था। HVR अयंगर यह सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जो इंग्लिश में हमारी संविधान की किताब बन के जब तैयार हुई तो लिखी गई थी, तो इंग्लिश कैलीग्राफर थे, हाथ से लिखी हुई किताब थी वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। और जो हिंदी के कैलीग्राफर थे वो कौन थे? वो थे वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, जो इंग्लिश की बुक थी उसको ब्यूटीफाइड और डेकोरेट, यानी जो पेज के किनारे में जो बॉर्डर्स पे डिज़ाइन बनी है या फिर बीच में कोई पेंटिंग बनी है, तो वो काम किसने किया था? नंदलाल बोस ने, जो शांति निकेतन के एक आर्टिस्ट थे। शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने इसको ब्यूटीफाई किया था, और हिंदी वाले वर्जन को, बुक को सिर्फ नंदलाल बोस ने डेकोरेट किया था। रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन से प्रोविंस से कितने लोग आए थे चुन करके, उसकी अगर हायरार्की की बात करी जाए तो सबसे टॉप 5 देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आए थे 55, फिर मद्रास से 49, फिर बिहार से 36, फिर बॉम्बे से 21 एंड देन फ्रॉम वेस्ट बंगाल 19। इसके अलावा जो थे वो रटने की ज़रूरत नहीं, खैर नंबर यहाँ भी याद मत करिए, लेकिन एक क्रोनोलॉजी याद रहे कि यूपी सब पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा सीट देने वाला था, फिर मद्रास, यूपी एज इन यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ दैट टाइम, फिर मद्रास, फिर बिहार, फिर बॉम्बे और फिर वेस्ट बंगाल। तो ये क्लास थोड़ी फैक्चुअल है, या तो लिख करके नोट्स बना के खुद से रट्टा मारिए, और अगर नहीं ऐसा नहीं करना है तो इस वीडियो को 1.5x पे करके 2-3 दिन के अंतर पे देख डालिए, और इससे ही आप सारे फैक्ट्स को एक बारी दिमाग में बैठ जाएगा। तो वहाँ पे जाके सिर्फ क्वेश्चन आइडेंटिफाई ही तो करना होता है, तो वो आसान होगा आपके लिए। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट घटना चक्र किताब में दिया है उसको पढ़ेंगे, और इससे पूछे हुए सवाल को भी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अपना फीडबैक इस क्लास के बारे में ज़रूर दीजिएगा, और शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।